हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चरल साइंसेज। माई सेल्फ आलोक द्विवेदी। सो गाइस, आज का जो आपका सेशन है ये प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स से रिलेटेड होगा। जैसे कि आपको पता है कि आपके हर एक एग्जाम में प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स से क्वेश्चंस जरूर फ्रेम होते हैं एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स का जो लैकिंग पॉइंट होता है वो यहीं पर होता है। सो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इस सेशंस को लाए हैं और प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको कभी लाइफ में प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स से प्रॉब्लम ना हो और आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं बहुत इजीली। चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो आपकी जेनेटिक्स में होती हैं, जिनको आपको जानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं व्हाट इज जेनेटिक्स। देखिए, जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जहां हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में। यानी कि जब हम स्टडी करेंगे हेरिडिटी एंड वेरिएशन तो इसको आप बोलेंगे जेनेटिक्स। क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स बोलेंगे। यूजेनिक्स क्या होता है कि जब हम जेनेटिक्स का एप्लीकेशन करते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड, दैट इज नोन एज यूजेनिक्स। यानी कि जब आपके ऊपर जेनेटिक्स का एप्लीकेशन होता है और आप चाहते हैं कि जब आप किसी चीज़ का एप्लीकेशन करते हैं या आपके ऊपर कोई एप्लीकेशन किया जाता है तो जाहिर सी बात है उसका इम्प्रूवमेंट के लिए ही किया जाएगा। तो उसी को आप बोल दोगे यूजेनिक्स। क्या बोल दोगे? यूजेनिक्स। वही लिखा है यहाँ पर, द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स। यानी कि जब हम जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स का यूज करते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड, दैट इज नोन एज eugenics. Next important terminology is gene pool. So the sum total of all alleles present in a breeding or the reproductive members of a random mating population is known as gene pool. यानी कि जब आपके जितने भी सम टोटल ऑफ एलेल्स हैं ब्रीडिंग के दौरान, जितने भी नंबर ऑफ एलेल्स आपके पास प्रेजेंट हैं उसे आप क्या बोलोगे? जीन पूल बोलोगे। या फिर द सम टोटल ऑफ ऑल द एलेल्स प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन। यानी कि रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन के दौरान जो रिप्रोडक्टिव मेंबर्स हैं उनके अंदर कितने एलेल्स पाए जा रहे हैं उन्हीं के नंबर्स को आप बोलोगे जीन पूल। क्या बोलोगे? जीन पूल बोलोगे, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ जीन्स आपको मिलेंगे और वहीं पर एलेल्स भी आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। द नेक्स्ट इज जीन फ्रीक्वेंसी। तो जब हम एक एलील के कंपेयर करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन एलील्स के साथ, दैट इज नोन एज जीन फ्रीक्वेंसी। यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि द प्रपोर्शन ऑफ वन एलील रिलेटिव टू ऑल द एलील्स ऑफ अ जीन इन अ मेंडेलियन पॉपुलेशन। यानी कि मेंडेलियन पॉपुलेशन में जब हम किसी एक पर्टिकुलर जीन के सभी एलील्स को किसी एक पर्टिकुलर एलील के साथ उसका प्रपोर्शन देखते हैं उसे हम बोलेंगे जीन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलोगे? जीन फ्रीक्वेंसी बोलोगे। Next one is cytogenetics. So the study of various aspects of chromosome and their effects on the development of characters of organism. यानी कि जब हम क्या करते हैं क्रोमोसोम के एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि क्रोमोसोम से क्या इफेक्ट आपके ऑर्गेनिज्म में डेवलप होंगे और क्या इसके एस्पेक्ट्स हैं, जब इनके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। यानी कि बेसिकली जब हम क्रोमोसोम के बारे में स्टडी करते हैं, इनके एस्पेक्ट्स के बारे में, इनके इफेक्ट्स के बारे में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं साइटोजेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? साइटोजेनेटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज जीनोम। सो कंप्लीट सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछाता है कि जीनोम क्या होता है, व्हाट इज जीनोम। सो जीनोम इज अ कंप्लीट सेट ऑफ अ क्रोमोसोम ऑफ अ डिप्लॉयड स्पीसीज। यानी कि जो आपकी डिप्लॉयड स्पीसीज होती है उसके अंदर जो कंप्लीट सेट होता है क्रोमोसोम का, उसी का आप क्या बोल देते हो? जीनोम बोल देते हो। तो ठीक है, ये चीज बहुत क्लियर रखिएगा, बहुत याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि पहला आर्टिफिशियल हाइब्रिड प्लांट जो बनाया गया था, यानी कि द फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड इन प्लांट्स वर प्रोड्यूस्ड बाय थॉमस फेयरचाइल्ड। यानी कि इस प्लांट में सबसे पहला जो आर्टिफिशियल हाइब्रिड तैयार किया था वो किया था थॉमस फेयरचाइल्ड ने इन 1717, जब उन्होंने क्रॉस किया था किसका? स्वीट विलियम एंड कार्नेशन का। यानी कि दो ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स थे जिनका इन्होंने क्रॉस किया और पहला आर्टिफिशियल हाइब्रिड प्लांट बनाया 1717 में। तो आई होप आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि जब आप मैचिंग करते हैं या फिर आपसे यूं कहें कि पूछ लिया था कि पेयर करेक्ट है या नहीं, इस तरीके से जब आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है 1 मार्क का, तो वहां पर इनका ऑप्शन थॉमस फेयरचाइल्ड का जरूर होता है। चलिए, अब कुछ लोग देख रहे होंगे मन में कि स्वीट विलियम क्या है, कार्नेशन क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो लेफ्ट हैंड में है यहाँ पर, ये आपका स्वीट विलियम इस तरीके से दिखता है, और जो कार्नेशन है तो इन्हीं का जो क्रॉस कराया था और फिर इससे जो आपको मिला था वही आपका पहला आर्टिफिशियल हाइब्रिड प्लांट था। ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज यूफेनिक्स। सो यूफेनिक्स क्या होता है? ये डील विद द कंट्रोल ऑफ हेरिडिटी डिसीज स्पेशली इन बॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। यानी कि आफ्टर बर्थ जो आपका इनबॉर्न बेबीज होते हैं, यानी कि इनबॉर्न जो होते हैं उनके अंदर जो एरर्स आ जाते हैं, यानी कि जो हेरिडिटी डिसीज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जिसकी स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम बोलते हैं यूफेनिक्स। तो यानी कि यूफेनिक्स जब आप स्टडी करते हैं तो आपको हेरिडिटी डिसीज को कंट्रोल करने का तरीका आ जाता है। तो आई होप आप याद रखेंगे यूफेनिक्स क्या है।
नेक्स्ट वन इज एपिस्टैसिस। तो एपिस्टैसिस क्या होता है कि वेर वन जीन अफेक्ट इन एनी वे द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन इज नोन एज एपिस्टैटिस। यानी कि जब एक जीन अगले जीन के एक्सप्रेशन को अफेक्ट कर दे तो ऐसे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, एपिस्टैसिस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक जीन दूसरे जीन को जब प्रभावित कर देता है उसके एक्सप्रेशन को, तो दिस फिनोमेना इज नोन एज एपिस्टैसिस। आई होप आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज जेनोमिक्स। तो जेनोमिक्स क्या होता है कि द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ एंटायर जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जेनोमिक्स। यानी कि जब हम किसी जीनोम के स्ट्रक्चर और उसके एंटायर जीनोम के फंक्शन को जब हम पढ़ते हैं तो उस ब्रांच को यानी कि उस स्टडी को बोलते हैं हम जीनोमिक्स। क्या बोलते हैं, जीनोमिक्स। जैसे कि आपका इकोनॉमी होता है, इकोनॉमिक्स लगा देंगे तो आप उसके पूरे स्ट्रक्चर एंड जो आपका उसका पूरा डिटेल है, एक्सप्लेनेशन है, फंक्शन है, वो आप समझते हैं इकोनॉमी का। वैसे यहाँ पर जीनोमिक्स है। नेक्स्ट आपका बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द टोटल वेरिएबिलिटी प्रेजेंट विद इन एंड अमंग द स्पीसीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर हैबिट्स। यानी कि जितनी भी वेरिएबिलिटी प्रेजेंट है विद इन एंड अमंग द स्पीसीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि उनके हैबिट्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर यानी अमंग या इनके बीच में जितनी भी वेरिएबिलिटी हमारे एंटायर बायोलॉजिकल यानी कि जो हमारे इकोसिस्टम है यहाँ पर प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। तो टोटल वेरिएबिलिटी प्रेजेंट विद इन दी अमंग स्पीसीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर हैबिट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर है। बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत ही कॉमन टर्म है जो आपको पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो ठीक है, बहुत क्लियर होना चाहिए कि टोटल वेरिएबिलिटी प्रेजेंट विद इन, ठीक है, within and among the species of all living organism and their habits. What is acclimatization? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इट refers to the adaptation or adjustment of an introduced variety to the new variety। यानी कि एक नई वैरायटी के लिए जब आप एक नया एनवायरनमेंट देते हो तो उसके अडेप्शन और एडजस्टमेंट का जो फिनोमेना है, दिस इज नोन एज एक्लिमेटाइजेशन। यानी कि किसी, मान लीजिए कि आप कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कहीं से ले आए, बहुत ही जो है पोलर रीजन से लेकर आप चाहते हैं कि उसको आप इक्वेटर के पास ले आए या फिर ट्रॉपिकल रीजन में ले आए। ठीक है, तो अब आप चाहते हैं कि वो उस क्लाइमेट को अडेप्ट कर ले। ठीक है, जैसे साइबेरियन हस्की जो होता है, ये एक डॉग की ब्रीड है। यदि आप इसको चाहते हैं कि ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास रहे, इक्वेटर के पास रहे, तो ऐसा नहीं होगा, वो अडेप्ट उसको नहीं कर पाएगा उस क्लाइमेटिक कंडीशंस को। ये जो फिनोमेना होता है अडेप्शन और एडजस्टमेंट का ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू द न्यू एनवायरनमेंट, दिस इज नोन एज एक्लिमेटाइजेशन। आई होप आपको क्लियर है एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज इन विट्रो एंड इन वीवो। ये बहुत ज्यादा टर्म जो है आपको बुक में मिलते हैं। तो इन विट्रो क्या होता है कि देखिए इन विट्रो, ठीक है, तो विषय से आपको समझाऊंगा मैं बहुत आसान शब्द में। जब बायोकेमिकल प्रोसेस कहाँ पर टेक प्लेस हो, इन टेस्ट ट्यूब, यानी कि टी लग गया ना, तो लेबोरेटरी में भी देखिए टी आ रहा है, टेस्ट ट्यूब में भी टी आ रहा है। तो जब इन विट्रो यानी कि जब बायोकेमिकल प्रोसेस कहाँ पे हो, टेस्ट ट्यूब में हो या फिर इन लैबोरेटरी हो, तो वहां बोलोगे इन विट्रो हो रहा है। क्या है, इन विट्रो है। बायोकेमिकल प्रोसेस कब हो, जब टेस्ट ट्यूब या लैब में हो तो वो इन विट्रो कहलाएगा। और जब इन विवो कब कहलाएगा, जब बायोलॉजिकल प्रोसेस कब हो रहा हो, इन लिविंग सेल और ऑर्गेनिज्म के अंदर जब हो रहा हो, तो उसे आप कब बोलोगे, इन विवो बोलोगे। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन अ लिविंग सेल और ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इन विवो प्रोसेस। एंड इन विट्रो में जब बायोकेमिकल प्रोसेस कहाँ पर टेक प्लेस हो रहा हो, इन टेस्ट ट्यूब और लेबोरेटरी में, तो दैट इज नोन एज इन विट्रो। तो आई होप ये सभी टर्म्स आपको क्लियर हैं, कहीं पर कोई डाउट नहीं है। तो आज आपने कम से कम 12 से 13 टर्म्स के बारे में सीखा कि किसको क्या बोलते हैं। यदि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बेझिझक बताइए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको आंसर करने की। ठीक है, यदि टाइम नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको कभी ना कभी उसका आंसर जरूर बताऊंगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा। पर इसके लिए आप जो है बैड ना फील करें कि मैं आपको रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम का जो है बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल होता है। टाइम मिलना ही सबसे बड़ी बात होती है। इसीलिए देखिए वीडियोस भी लेट आती हैं आपकी, लेकिन अब जो है कोशिश रहती है कि जैसे टाइम मिले वीडियो आपके लिए फ्रेम की जाए। देखिए ये सभी टॉपिक्स है जो हम लोग कवर करते हैं अपने चैनल पर। सो आगे यदि आप इन टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। सो थैंक यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।